हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से हम लोग इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे और इतिहास में भी हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास का शुरुआत किए थे। और अगर आप पिछले कई वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो सब देख लीजिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से इतिहास पढ़ना है, समझना है, प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट करके पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले आपको ये जानना है कि पहले क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, उसमें आपको बताए थे सिलेबस, इतिहास क्या है, ये सब इंट्रोडक्शन बताए थे। सिलेबस में आपको सबसे पहले बताया था कि हम लोग को पहला चैप्टर जो पढ़ना रहता है इतिहास में वो रहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको जानने का स्रोत क्या क्या है, हम लोग का क्या क्या जानते हैं और कहाँ से जानते हैं। तो स्रोत को दो भाग में बांटा जाता है, एक को कहा जाता है साहित्यिक स्रोत और एक को कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। ये सब थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा हो तो पिछले कक्षाओं को आप लोग देख लीजिएगा, तभी जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। वही यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवीजन के लिए यहाँ पे बता दिए हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत जो है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, कौन कौन? तो एक है भारतीय साहित्य और एक है विदेशी साहित्य। कुछ ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिससे प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है और कुछ ऐसा विदेशी साहित्य भी है जिससे हम लोग को भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। भारतीय साहित्य में दो तरह के साहित्य है, एक धर्म से संबंधित जिसको बोलेंगे धार्मिक साहित्य, और एक धर्म से संबंधित नहीं है, जो राजनीति से हो गया, जो जागरूकता संबंधी हो गया, समाज से संबंधित हो गया, वह सब कहलाएगा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी यहाँ पे तीन तरह के मिलता है, एक जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से संबंधित मिलता है, हिंदू धर्म से मिलता है, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, तो ब्राह्मण साहित्य मिलेगा आपको। एक जो बौद्ध धर्म से संबंधित तो बौद्ध साहित्य मिलेगा और एक जैन साहित्य मिलेगा। तो धार्मिक ग्रंथ भी मुख्यतः तीन तरह के हैं भारत में जिनसे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलता है। एक लौकिक साहित्य, तो लौकिक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, ब्राह्मण साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, भारतीय साहित्य को दो भाग में कैसे बांटते हैं हम लोग, ये सब पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब लौकिक साहित्य क्या होता है, धार्मिक साहित्य क्या होता है, तीन तरह के कौन कौन एग्जाम्पल क्या है, सब हम लोग पिछले कक्षा में सब जान चुके हैं। और एक होता है विदेशी साहित्य। तो कुछ ऐसे विदेशी लोग हुए, जैसे यूनान के कुछ लोग हुए जो यूनानी कहलाए। तो यूनानी जो यात्री थे, जो भारत में आए, जो उस समय भारत के लिए जो लिखे हैं, उस समय देख के लिखे हैं कि उस समय भारत में एक ऐसा व्यवस्था था, तो वो देख कर लिखे हैं, तो उससे हम लोग को जानकारी मिलता है। कुछ चीनी यात्री जैसे वेनसांग हो गया, फाहियान हो गया, ये सब आया तो भारत के बारे में लिखा, तो उसका जानकारी भी हम लोग को मिलता है कि चीनी यात्री का विवरण में क्या क्या उस समय का भारत की विशेषता है। तो कुछ विदेशी साहित्य भी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कुछ अरबी यात्री भी आए भारत में, जिनका लिखा हुआ चीज पढ़िएगा तो आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। तो ओवरऑल आपको यही समझना है कि भारत के प्राचीन इतिहास का जो जानने का स्रोत है, पहला स्रोत आपको साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत पिछले वीडियो में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आपको वेद आता है, पुराण आता है, महाकाव्य आता है, वेदांग आता है, उपनिषद आता है, अरण्यक आता है, ये सब आपको पिछले कक्षा में पढ़ा दिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वे पढ़ना हम लोग को पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अभिलेख आता है, सिक्का आता है, मूर्तियां सभी आती हैं, मंदिर आता है, चित्रकला, मुहर, वस्तु और बर्तन आदि। मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वैसा चीज आता है जो आपको साहित्य से संबंधित नहीं है, जो आपको कोई वस्तु हो गया, मूर्ति हो गया, भवन हो गया, तो ये सभी आपको आता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो हम लोग साहित्यिक स्रोत पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 4-5 वीडियो में, और आज हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आपको अभिलेख। तो आज हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सिक्का के बारे में भी जान लेंगे, मूर्ति के बारे में भी जान लेंगे, मंदिर के बारे में भी जान लेंगे, लेकिन ये सब के बारे में गहराई से आगे के विषय में, आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए गुप्त काल में आपको जो अभिलेख आया उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे कि फलना अभिलेख फलना शासक से संबंधित है, लेकिन उस अभिलेख के बारे में गहराई से अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, जिस चैप्टर से वो संबंधित होगा। तो अभिलेख क्या होता है, कौन कौन अभिलेख के बारे में आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, क्या क्या आपको जान लेना है, यही हम लोग आज पढ़ेंगे।
अब हम लोग अभिलेख के विषय में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि अभिलेख होता क्या है, अभिलेख क्या है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये सब भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो भारत में भी लोकतंत्र है और भारत को संभालने का जिम्मा भारत के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को है। अगर भारत के प्रधानमंत्री को अगर यहाँ की जनता से अगर बातचीत करना हो, कुछ संदेश भेजवाना हो, संदेश देना हो, कुछ काम करने के लिए प्रेरित करना हो, तो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेतागण क्या करते हैं? न्यूज़ चैनल पे आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और जो भी सूचना होता है यहाँ की जनता को दे देते हैं। लेकिन जब भारत में प्राचीन समय में राजतंत्र था, जब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय राजा को अगर किसी को जनता को संदेश देना हो तो क्या करेगा? तो उस समय राजा एक उपाय निकाला और राजा बहुत बड़े बड़े दीवार पर, जो चौराहा के पास दीवार होता था उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया, या जहाँ दीवार नहीं होता तो वहाँ पे पत्थर को गाड़कर वहाँ पे कुछ लिखवा दिया, कहीं पे भित्ति बना हुआ भित्ति के ऊपर लिखवा दिया। तो राजा जनता को संदेश देने के लिए दीवार पे, भित्ति पे, पत्थर पे, मतलब शिला पे, ये सब जो अपना संदेश खुदवाने लगा, लिखवाने लगा, इसी को अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख क्या है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्राचीन समय में राजा महाराजा जो थे अपने जनता को कुछ संदेश देना चाहते थे, वही संदेश कभी कभी पत्थर पे, तो कभी चौराहे पे, दीवार पे, कभी सड़क के किनारे जो बिजी रास्ता होता था जहाँ से ज़्यादा जनता गुजरती थी वहाँ पे अपना जो संदेश होता था उसे छपवाता था। इसी को अभिलेख बोला जाता है। अभिलेख से सवाल कैसे पूछता है? तो अभिलेख से सवाल पूछेगा, बताइए अभिलेख ए का संबंध किस शासक से है, इस अभिलेख का संबंध किस शासक से है, या फलना शासक ने कौन सा अभिलेख लगवाया था, या इस अभिलेख से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 3-4 तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो अभिलेख क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और अभिलेख के अध्ययन अगर आप कीजिएगा तो वह अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अब अभिलेख क्या है समझ में आ गया होगा। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अब भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में देखिएगा तो सबसे पहला बार कोई तो ऐसा जरूर किया होगा अभिलेख लिखवाने का काम। तो भारत में सबसे पहला अभिलेख जो लिखवाया है वह है अशोक। भारत में सबसे पहला अभिलेख किसका मिलता है? तो अशोक का मिलता है। भारत में अभिलेख लिखवाने वाला सबसे पहला शासक कौन हुआ? अभिलेख लिखवाने वाला अशोक हुआ। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख 2 लिपि में मिलते हैं। एक आपको मिलेगा खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि, और एक आपको मिलेगा ब्राह्मी लिपि। ये सब आपको सवाल मिलता है आपको कि अशोक के जो अभिलेख हैं कितनी लिपि में है, तो आपको 2 लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या होता है? जैसे आप लोग देवनागरी, जैसे हम अभी लिख रहे हैं, कुछ भी शब्द लिख रहे हैं पहले लेफ्ट से लिखते हैं, तब लिखते लिखते राइट में जाते हैं। तो ये जो लिपि है ये आपको ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि के जैसा है देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही अपभ्रंशित होकर आया है, अलग होकर आया है देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेकिन ये जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो खरोष्ठी लिपि में यही थोड़ा सा अंतर है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। और ये जो अशोक के अभिलेख है दोनों तरह के लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक के अभिलेख 2 भाषा में ज़्यादातर मिलता है। एक आपको अरमाइक भाषा, एक आपको ग्रीक भाषा। एक ग्रीक भाषा, अरमाइक भाषा में भी आपको मिलता है अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख पढ़ने का काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप। तो भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसमें सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम कौन किया? तो अशोक किया। अब इसको भी कहीं ना कहीं से तो दिमाग में जरूर आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि अचानक आया और अभिलेख लिखवाना चालू कर दिया। तो यह भी सीखा था। पूरे दुनिया में अगर देखिएगा तो पूरे दुनिया में सबसे पहला अभिलेख जो है वह है बोगजकोई अभिलेख। अब बोगजकोई अभिलेख क्या है? तो बोगजकोई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोगजकोई अभिलेख आपको तुर्की में प्राप्त हुआ है। बोगजकोई अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो तुर्की में। तुर्की देश आप लोग जानते होंगे, वहाँ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बोगजकोई।
बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख सबसे पहला अभिलेख है और यह कहाँ प्राप्त हुआ है? तुर्की में। तुर्की देश, आप लोग तुर्की जानते होंगे आप लोग, जो मध्य एशिया में आपको पड़ता है, एशिया में ही आपको पड़ता है तुर्की देश, जो यूरोप से इसका बॉर्डर भी लगता है, लाल सागर, काला सागर, ये सबसे बॉर्डर लगता है। तो तुर्की में आपको, तुर्की के मध्य में एकदम आपको मिलता है एक अभिलेख बोगजकोई, जो लगभग 1400 BC का है। कितना पुराना है? लगभग 1400 BC। सिकंदर ये सब तो बहुत बाद में आया, अशोक बहुत बाद में आया, लेकिन सबसे पहला जो अभिलेख मिलता है बोगजकोई अभिलेख मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगा आपको कि बोगजकोई अभिलेख में 4 ऐसे देवता का उल्लेख है जो आर्यों का देवता हैं। आर्यों के देवता कौन कौन है इसमें जिसका उल्लेख है? तो आपको एक मिलेगा आपको इंद्र, एक आपको मित्र, एक आपको वरुण, और एक आपको मिलता है नासत्य। ये 4 जो देवता हैं ये आर्यों के देवता हैं। जब आप लोग वैदिक सभ्यता पढ़िएगा तो वैदिक सभ्यता में आपको पढ़ाया जाएगा आर्यों के देवता, तो आर्यों के देवता में ये चारों भी शामिल हैं। और इंद्र, वरुण, ये सब के तो नाम भी आप लोग सुने होंगे। इंद्र सबसे प्रमुख हैं, तो इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, नासत्य हो गए। इन चारों देवताओं का उल्लेख आपको किस अभिलेख में मिलता है? बोगजकोई। और बोगजकोई अभिलेख बहुत पुराना अभिलेख है। इससे हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्य लोग पहले तुर्की में रहा करते होंगे और तुर्की से धीरे धीरे करते हुए भारत में आए। तो आर्य बाहर से आए भारत में और भारत में आकर वेद की रचना किए, तो इन्हीं देवताओं को वेद में भी शामिल किया गया है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला अभिलेख के बारे में भी जान गए। सबसे पहले हम लोग जाने कि अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सबसे पहला अभिलेख कौन है? बोगजकोई अभिलेख है। और भारत में अगर सबसे पहला अभिलेख पूछे तो अशोक का अभिलेख है। अशोक के अभिलेख कई लिपियों और कई भाषाओं में लिखा गया था। अब जब हम लोग अशोक के काल पढ़ेंगे, अशोक का शासन काल पढ़ेंगे, तो अशोक के अभिलेख का विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है प्राचीन इतिहास में अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख तो आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, कभी कभी सवाल पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। ऐसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया, ऐहोल अभिलेख हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, ये सब हम लोग आगे की क्लास में डीपली से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्रोत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको लेना है। तो आपको ये याद रखना है कि जूनागढ़ या इसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है किसने लिखवाया था? तो रुद्रदामन। और रुद्रदामन कौन था? इसके विषय में थोड़ा ज्यादा हम लोग जानेंगे जब पढ़ेंगे शक वंश। तो शक शासक था रुद्रदामन। तो आपको जूनागढ़ अभिलेख से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा? तो रुद्रदामन के बारे में, यानी कि शक वंश के बारे में पता चलेगा आपको। तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। आपको नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो सातवाहन वंश का राजा था, इससे संबंध है। मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन एक शासक था बंगाल का शासक यशोधर्मन ही मंदसौर अभिलेख खुदवाया था, लिखवाया था। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे हो गया? तो यशोधर्मन से हो गया। अगला है प्रयाग प्रशस्ति, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। और समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था। तो समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इससे हम लोग के किस वंश के जानकारी प्राप्त होगा? तो गुप्त वंश के जानकारी प्राप्त होगा। अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के निर्माण करता है, खुदवाने वाले हैं पुलकेशिन द्वितीय। और किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख आपको खारवेल लिखवाया था। खारवेल कौन था? तो कलिंग का शासक था। कलिंग आप लोग जानते हैं, आज का जो वर्तमान समय का जो उड़ीसा है उसे पहले कलिंग कहा जाता था। अशोक के बारे में पहले पढ़े होंगे तो आप लोग कलिंग युद्ध के भी नाम सुने होंगे। उससे पहले का बात है, आपको खारवेल सब एक शासक था जो हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र है। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र है। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है, किस वंश से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से और किस वंश से है। मंदसौर का संबंध किस शासक से है, कहाँ के वंश से है, ये सब आपको याद रखना है। यही अभिलेख से आपको पूछा भी जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग सिक्का और मूर्ति और मंदिर ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और फिर आपको हो जाएगा
पुरातात्विक स्रोत भी खत्म, और फिर हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सिक्का सब के विषय में भी जान लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा सिक्का के विषय में, मंदिर के विषय में और मूर्ति के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये भी तीनों आता है। तो अभी आप लोग को अभिलेख बताए, और अगर किसी शासक का सिक्का प्राप्त होता है तो सिक्का के ऊपर जो आपको कुछ लिखवाया हुआ रहता है, उससे भी तो पता चल सकता है कि उस समय इस शासक के शासनकाल में इस भाषा का प्रचलन था, या यह महत्वपूर्ण आपको वाक्य था इसलिए सिक्का के ऊपर लिखवाया गया, या उस समय इस धातु का प्रचलन था। तो अलग अलग हम लोग को बात पता चल सकता है। तो सिक्का भी एक पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। मूर्ति है, कहीं पे कोई शासक एक मूर्ति बनवाता है, बुद्ध का मूर्ति बनाता है, या फिर महावीर स्वामी का मूर्ति बनवाता है, या फिर विष्णु का बनवाता है, किसी का मूर्ति बनवाता है, मंदिर बनवाता है। इससे हम लोग को उस समय के धार्मिक जीवन ये सब का पता चलता है कि उस समय कौन सा धर्म प्रचलित था, कौन से मूर्ति का प्रचलन था, किस प्रकार से मूर्ति कला विकसित हुआ, ये सब हम लोग को पता चलता है। तो ये सब से हम लोग को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलता है कि नहीं मिलता है? एकदम मिलता है। तो ये सब भी स्रोत होगा, लेकिन किस प्रकार का? पुरातात्विक स्रोत। तो सिक्का के विषय में आपको याद रखना है। देखिए, प्राचीन समय में जो सिक्का होता था, सोना का भी होता था। अभी तो सोना का होता नहीं है, होता है लेकिन प्रचलन में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। सोना का सिक्का होता था, चांदी का होता था, सीसा का होता था, तांबा का होता था। तो इन सबसे सवाल पूछा जाता है कि जो प्राचीन सिक्का है, जो भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का है, सबसे पुराना सिक्का है, उसका नाम क्या है? कई बार सवाल पूछा गया है परीक्षा में। तो जो भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का है वह है आहत सिक्का, और आहत सिक्का चांदी का बना हुआ रहता था। भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन है? आहत सिक्का है। तो भारत का सबसे जो प्राचीनतम सिक्का है आहत सिक्का, किस चीज का बना रहता था? चांदी का बना रहता था। और सर्वाधिक सोने के सिक्के, अभी बताए कि चांदी का भी सिक्का होता था, सोना का भी होता था, तांबा का भी और सीसा का भी। तो जो सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का मिलता है वह गुप्त काल में मिलता है। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने बनवाया? गुप्त शासकों ने बनवाया। लेकिन शुद्ध सोना के अगर सवाल करें कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना का सिक्का कौन बनाया, तो आपको कुषाण शासकों ने बनाया था। इस सब जितना भी लिखा हुआ है, कई परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किया गया? तो कुषाण शासक। लेकिन सिर्फ शुद्ध नहीं लगाए, सिर्फ सोना पूछे, सोना का सिक्का सबसे ज़्यादा कौन शासक जारी किया? तो गुप्त शासक ने जारी किया। लेकिन शुद्ध लगा दे तब कुषाण। अभी बताए कि सीसा का भी सिक्का जारी होता था। तो सीसा का सिक्का कौन जारी किया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कुषाण और गुप्त वंश पढ़ेंगे तो सिक्का के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली बार, लेकिन देखिए ये सब जो तीनों लागू किया, ये सब के ऊपर कोई चित्र नहीं होता था, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था, सिर्फ ठप्पा मार के ऐसे ही सिक्का बना दिया जाता था कि ये सिक्का है। उसके ऊपर चित्र और लिखा हुआ चीज नहीं मिला। पहला बार जो लेख युक्त, मतलब कुछ लिखा हुआ और चित्र युक्त, कुछ छापा हुआ जो सिक्का मिलता है उसे ड्रम कहा गया। उसे क्या कहा गया? ड्रम। लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्के को क्या कहा गया? ड्रम। तो ड्रम का प्रचलन सबसे पहले कौन करा भारत में? तो हिंद यवन शासकों ने किया। किसने किया प्रचलन? तो हिंद यवन शासक। हिंद यवन कौन है, हिंद यवन क्या होता है, ड्रम क्या होता है, सब विषय आगे पढ़ेंगे जब हिंद यवनों का आक्रमण यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आक्रमणकारी थे, विदेशी थे, भारत में आके यहाँ पे शासन करने लगे। तो हिंद यवनों के बारे में पढ़ेंगे तो तब वहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि ये सब भारत में जब आया तो एक सिक्का प्रचलन में लाया जिसे ड्रम कहा जाता था। और ड्रम के ऊपर, मतलब इस सिक्के के ऊपर लेख भी होता था, कुछ लिखा हुआ रहता था और कुछ चित्र भी होता था। तो ये रहा आपको सिक्के के विषय में। सिक्का का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। अगला है आपको मूर्ति। देखिए, भारत में मूर्ति तो आपको हड़प्पा काल से ही देखने को मिलता है, लेकिन उस समय खिलौने के रूप में छोटा छोटा मूर्ति बनाया जाता था। लेकिन बड़े पैमाने पर मूर्ति का निर्माण आपको बाद में चालू होता है। और सबसे पहला जो मूर्ति भारत में बनाया गया वो महात्मा बुद्ध का बनाया गया। और सबसे पहले मूर्ति कला का विकास जो है कुषाण वंश के शासनकाल के अंतर्गत हुआ है। तो मूर्ति निर्माण का जो कला है उसका शुरुआत किस काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ, जब यहाँ पे कुषाण वंश का शासन चल रहा था। और कुषाण शासकों ने ही सबसे पहले मूर्ति बनाया। तो मूर्ति किसका बनाया? किसी का तो बनाया होगा, तो महात्मा बुद्ध का बनाया। मानव के रूप में सबसे पहले किसी को अगर पूजा गया तो वह है
वह है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले मूर्ति बनाकर मानव के रूप में उनको पूजा गया था। कुषाण वंश के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला। पहले महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हुआ करते थे, लेकिन जब कुषाण वंश का शासन हुआ तब यहाँ पे महात्मा बुद्ध को भगवान बोला गया, भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह हम लोग के देश इंडिया में नहीं है, इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया में एक प्रांत है, एक जगह है बोरोबुदुर। तो बोरोबुदुर प्रांत में ही आपको महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। तो ये तो हुआ आपको मूर्ति के विषय में। अगला आपको थोड़ा सा कुछ मंदिर के विषय में जान लीजिए। भारत में मंदिर निर्माण हड़प्पा काल से चालू नहीं हुआ था। हड़प्पा काल में मंदिर का साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। मंदिर निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ है, और गुप्त काल में जो सबसे प्रमुख मंदिर बना है वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ कहाँ है? तो यूपी में है। और वहाँ का जो मंदिर है उसका नाम क्या है? दशावतार मंदिर। 10 अवतार आप लोग जानते होंगे, विष्णु जी के 10 अवतार आप लोग सब जानते होंगे। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। अगले हैं आपको वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, और लास्ट है कल्कि अवतार। तो ये 10 अवतार है। 10 अवतार के आधार पर ही आपको मंदिर बनाया गया था जिसका नाम है दशावतार। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ यूपी में है। गुप्तकालीन सबसे प्रमुख मंदिर कौन है? दशावतार मंदिर। तो ये आपको हुआ पुरातात्विक स्रोत। तो हम लोग पिछले वीडियो में साहित्यिक स्रोत का ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज का वीडियो में आपको खत्म हुआ पुरातात्विक स्रोत। और अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह है पाषाण काल। तो अगले वीडियो में हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।